लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि संस्कृति, विरासत और क्षेत्र ये बहुत कीमती है। इसको कहीं पर भी कोई ठेस पहुंचाता है, कोई हानि पहुंचाता है तो वो सहनीय नहीं होता। कार्यकर्ता के रूप में ही हमने काम किया। नौकरी को यूं देखा जाता है कि एक पद है, प्रतिष्ठा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन हमने उसको ये समझा है कि ये तो आजीविका का एक साधन है। और लेकिन अवसर मिलता है कहीं पर काम करते हुए शासकीय गतिविधियों में कि आप अधिक से अधिक जनता का, क्षेत्र का काम कैसे कर सकते हैं। समाधान मूलक कोई न कोई युक्ति ढूंढने वाले इस तरह के कार्यकर्ता के रूप में जो आनंद है, मुझे लगता है यही मन्नालाल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में हमेशा मेवाड़ के जुड़े हुए विभिन्न शख्सियत की बात की जाती है। इस बार हमारे साथ में मेवाड़ की बात में वह शख्सियत हैं जो उदयपुर शहर के इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनका नाम है मन्नालाल जी रावत साहब। अभी अभी आपको टिकट मिला है और ये यहाँ कहना भी ठीक होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये उदयपुर के सांसद माने जा चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक सर्वे आया है उसमें भी ये डिटेल सामने आई है। और जिस तरह से बीजेपी का एक एजेंडा 400 पार कर रहा है तो इसके देखते हुए भी ये सारी बात यहाँ कहना ठीक होगा। लेकिन इनका जीवन परिचय क्या है, आखिर एक पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट से ये राजनीति में क्यों आना चाहते हैं और इनकी आगामी रणनीति क्या रहेगी, ये सभी जानते हैं। सबसे पहले तो टिकट मिला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कहते हैं, सबसे पहले तो राजनीति में आने का कारण ही समझते हैं। जी, मुझे लगता है कि जो क्षेत्र की बातें हैं, क्षेत्र की समस्याएं हैं, क्षेत्र के मुद्दे हैं जी, उनके समाधान का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वैधानिक प्लेटफॉर्म है जी, वो सरकार है। तो सरकार में पूरा क्रम है, जो विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, और फिर उसके बाद सरकार फॉर्मेशन का जो तरीका होता है, मुझे लगता है ये एक पूरे क्षेत्र का एक क्रम रहता है। तो इस क्रम में भागीदारी और एक सतत प्रवाह है, उस प्रवाह के एक कार्यकर्ता के रूप में भूमिका हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और राज्य के नेतृत्व में माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में, और कार्यकर्ताओं के दमखम पे जो एक विचार मंथन होगा, मुझे लगता है उसी प्रवाह में हम एक भागीदार बने हैं, एक आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, लेकिन नाम तो मन्नालाल जी रावत का पब्लिक डिपार्टमेंट को लेकर किसी न किसी का आगे से काम पड़ता ही है। फिर भी एक बार एक परिचय की बात करें तो क्या परिचय है मन्नालाल रावत को? यदि आप देखें तो आपका एक कार्यकर्ता है, समाज का एक साधारण सा नागरिक है जी, जो कोशिश करता है कि हर अच्छी चीज़ जहाँ कहीं भी हो रही है जी, तो क्षेत्र में, समाज में और राष्ट्र में प्रतिष्ठित हो, आगे बढ़े, इसके लिए एक कार्य करने वाला है। दूसरा, जो रावत सरनेम है, ऐसा लगता है कि ये क्या करते हैं, तो आपने सुना होगा कि एक कानून है, पैसा कानून, पंचायती राज एक्सटेंशन में शेड्यूल एरिया, तो उसमें जो धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था, ऐसा एक क्रम समाज का रहता है। तो मुखियाओं का होता है, मतलब एक छोटा एक फला हो सकता है, एक बस्ती हो सकती है, एक गाँव है, तो उसमें जो मुखिया होता है उसको गमेती गड्ढा रावत ऐसा कहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुखिया का मतलब ये हुआ कि सभी का बैठ के बात करनी, भागीदारी नियुक्त करनी। तो ये हमारे परिवार का एक परंपरा सी रही है। तो परिवार की परंपरा के साथ साथ में क्षेत्र की परंपरा, ये सभी के साथ में, कहीं पर भी कोई कि ये किसी एक समाज का ऐसा नहीं, पूरे क्षेत्र का। जब समाज की बात करते हैं तो ठीक बात है, समाज की बात करते हैं, जो भी ग्राम समाज है उसके मुद्दे पे करने वाला है। तो मुझे लगता है कि इस क्रम में एक उपस्थिति है, सभी की भावनाओं को सुनना है, सुनने के बाद एक युक्त कोई समाधान कहीं हो सकता है तो उसको लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि संस्कृति, विरासत और क्षेत्र ये बहुत कीमती है। इसको कहीं पर भी कोई ठेस पहुंचाता है, कोई हानि पहुंचाता है तो वो सहनीय नहीं होता। तो ये एक सहज सा एक कार्य है, वो मुझे लगता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि हम एक सहकार की प्रक्रिया में एक दूसरे को सहयोग देने वाले, एक दूसरे से सहयोग लेकर बात को आगे बढ़ाने वाले, समाधान मूलक कोई न कोई एक युक्ति ढूंढने वाले, इस तरह के कार्यकर्ता के रूप में जो आनंद है, मुझे लगता है यही मन्नालाल हो सकता है। और बाकी सारा नाम जो है वो ठीक है, एक कोई व्यक्ति निमित्त मात्र बनता है, लेकिन सभी की भावना का आदर करना मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा कीमती है। और यही रहता है, आम कार्यकर्ता, आम नागरिक, जो वरिष्ठ जन हैं, उनकी बात को सुनना, उनके अनुभव का लाभ लेना,
अनुभव और उस जो उन्होंने काम किया उस रीति नीति में रहकर काम करना और सबकी सुनना, मुझे लगता है ये भी एक महत्वपूर्ण है नंदलाल, ऐसा लगता है। एक विचार हैं और एक तरफ राष्ट्रवाद है। ये विचार अचानक से राष्ट्रवाद में कैसे परिवर्तित हो गए और कैसे कहीं कहीं, क्योंकि जो आपकी सर्विसेज रही है उसमें कहीं कहीं हमको हमेशा एक एक्टिविटी अलग देखने को मिली। एक कार्यकर्ता के रूप में ही हमने काम किया। नौकरी को यूँ देखा जाता है कि एक पद है, प्रतिष्ठा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन हमने उसको ये समझा है कि ये तो आजीविका का एक साधन मात्र है। और लेकिन अवसर मिलता है कहीं पर काम करते हुए शासकीय गतिविधियों में कि आप अधिक से अधिक जनता का क्षेत्र का काम कैसे कर सकते हैं। जी। कोई अच्छी बात कहीं चल रही है तो उसको अपने क्षेत्र में कैसे ला सकते हैं, इसका एक अभ्यास, एक कोशिश और सिस्टम में, क्योंकि सभी लोग काम करते हैं, जुड़ाव है जनता का, तो उसको और अच्छा कैसे हो सकता है। तो इसी क्रम में इस यात्रा में 3-4 उदाहरण आपको मैं बता सकता हूँ। हमने कोटड़ा, गोगुंदा और झाड़ोल के क्षेत्र में एक सर्वे किया। पता चला कि वहाँ लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे हैं, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वालों की संख्या, विशेष तौर पर टैक्सीज में। तो अपने आप में एक मन में आया कुछ करें, तो हमने बसें लगाई। वहाँ के जो टैक्सी चालक है उनको बस में भर के लाए, ऑफिस में लाए और गुरुवार का दिन तय किया। हमने एक छोटा सा अभियान किया, लग रहा था कि 400-500 का यदि अपन काम कर लेंगे तो मन में संतुष्टि होगी और क्षेत्र को लाभ मिलेगा। लेकिन वो माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से इतना तेज़ी से वो काम आगे बढ़ा कि लगभग 15 से 17 हज़ार वाहन चालकों के लाइसेंस हम उस अभियान में बना पाए। दूसरा ये कि हम काम करें प्रतिभा सम्मान समारोह का, तो लगा कि प्रतिभाएं बिखरी हुई हैं। जब खुद को देखते हैं तो एक जिन्होंने भी सहारा दिया, किसी ने किताब दी, किसी ने कलम दिया, किसी ने मोटिवेशन दिया, किसी ने पीठ थपथपाई, किसी ने कहा कि हाँ ये तुम कर सकते हो, तो वो सारी अच्छी बातें याद थी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा काफ़ी ऐसा प्रतिभाएं हैं जिनको ये मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो क्यों नहीं हम कोशिश करें, क्योंकि हम भी तो उनमें से एक रहे हैं, तो लगता है कि ये काम है। तो उस प्रक्रिया में ये लगा कि प्रतिभाओं को जोड़ें, तो हमने तहसील, जिला और अंचल स्तर जो 8 जिलों का कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया। तो पता चला कि अपने आप में काफ़ी बड़ा काम है। उससे भी हम करीब 15-17 हज़ार प्रतिभाओं को हम एक मंच पर जोड़ पाए। और उसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो शिक्षकगण हैं वो तो पढ़ाते हैं, बहुत निरपेक्ष भाव से पढ़ाते हैं। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि वो ये कौन से कुल से आया, कौन सी जाति समाज से आया, ऐसा नहीं देखता। शिक्षक तो बिल्कुल रूपांतरण करता है विद्यार्थी का। तो लगा कि शिक्षक तो सर्व शिक्षक सम्मान समारोह की एक श्रृंखला शुरू की। कई शिक्षकों की गाथाएं हमने सुनी, कईयों के जो मोटिवेशनल स्टोरी हैं जो अखबार में छपती हैं या नहीं भी छपती हैं लेकिन विमर्श में रहती हैं। कोई सम्मानित हुए हैं, कोई राष्ट्रपति पुरस्कार से, राज्यपाल के पुरस्कार से, राज्य स्तर पर, उन सबको कहीं ना कहीं ढूंढा, जोड़ा, तो लगा कि ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया काम है। बढ़िया काम इसलिए है कि अच्छा कर रहा है, और जब एक अच्छा और दूसरा अच्छा मिलता है, मुझे लगता है एक चैन रिएक्शन शुरू होती है और वो पूरे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। और मेवाड़ तो वैसे भी, मेवाड़ की माटी तो आप जानते हैं कि सामाजिक समरसता और सभी को जोड़ने वाली संस्कृति की रही है। यहाँ कभी भी छोटी छोटी बातों पर, जातिगत बातों पर, उस बात पर कोई कभी प्रश्न नहीं खड़ा हुआ। मुझे लगता है कि हम सब मेवाड़वासी जो है, जब इतने संस्कृति में रसे बसे हैं, तो इन बातों को क्यों नहीं आगे बढ़ाएं। ऐसा एक क्रम चलता रहा, कभी पर्यावरण पे, कभी नशा मुक्ति पे, तो कभी हमारे साथियों के साथ बैठकर एक अच्छी बात, अच्छी श्रृंखला, गपशप करने की जगह कोई अच्छा चर्चा करें और काम करें, तो वो भी एक क्रम रहा। देखिए, आपकी जो एक्टिविटी है उससे आपने अवगत कराया, लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि अभी आपके सामने कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं क्षेत्र में, जैसे आदिवासी बाहुल इलाके को भी अब राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना है। इसमें प्राथमिकताएँ क्या क्या तय हुई है, क्या हमारे एजेंडे रहने वाले हैं पार्टी की तरफ से अगर चुनाव हम लड़ रहे हैं? जी, एक सहज प्रवाह है अभी, और उसमें मुझे लगता है कि बड़े 3 अलग अलग खंड हैं। नंबर 1, भारत की अस्मिता, विश्व गुरु भारत कैसे बने, इसको लेकर एक महान योजना, बड़ी योजना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रही है जी। और जिस तरीके से पंचप्रण का जो एक सूत्र आया है, 5 प्रण किस तरीके से आने वाले आज़ादी के जो अमृत कालखंड है उसमें लागू होंगे, 25 साल की योजना है, तो हर व्यवस्था रूपांतरित हो रही है। तो मुझे लगता है कि उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में जब हम देखते हैं तो शासन का सारा स्तर, राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर भी नज़र आती हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। तो एक तो ये हो गया कि शासन का अपना राष्ट्र के विषयों को लेकर चल रहा है जी। दूसरा ये कि संगठन खुद जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरा, एक एक कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, उनके पास बहुत अनुभव है। सभी इस बात से प्रेरित हैं कि हाँ, हमें एक बात को आगे बढ़ाना है, समाज की, संस्कृति की बात को आगे बढ़ाना है और
जो सनातन धर्म संस्कृति परंपरा है उसको बढ़ाना, उसमें कुछ चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला करना है। तो आप देखेंगे 22 जनवरी को जिस प्रकार से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम श्री अयोध्या जी में हुआ, हम लोग वहाँ थे, उस कार्यक्रम में थे। तो वो जो वाइब्रेशन है और ऐसा लगा माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनकर और सभी का भाव उसमें समाहित करते हुए लगा कि व्यवस्थाएं बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। देखिए हम राम जी के माध्यम से राष्ट्र में कैसे रूपांतरण करेंगे, अपने आप में एक बड़ा स्वधर्म का जागरण की बात चल रही है। स्वधर्म का मतलब हम सभी हमारे हैं, सभी अच्छे हैं, अच्छे के लिए हम सभी आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा एक युगांतरकारी एक परिवर्तन चल पड़ा, उसमें सभी पूरे सारे कार्यकर्ता इसमें लगे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है। तीसरा आपने कहा कि जनजाति विषयों को लेकर है, जनजातियों को लक्ष्य बनाकर जगह जगह पे देश भर के, आपको ये बहुत कीमती एक तथ्य लगेगा जी कि राष्ट्र के करीब 1/3 भौगोलिक क्षेत्र में जनजातियां निवास करती हैं और संख्या बल के उसकी तरफ देखें तो करीब 13 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। लेकिन विगत कालखंड में जनजातियों की संस्कृति को हानि पहुंचाने के लिए कुछ तत्व आए, बरगलाने के कुछ तत्व आए हैं, कहीं कोई मतांतरण धर्मांतरण के कुछ तत्व आए, मूल संस्कृति के भटकाव के विषय आए, जनजातियों के जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उनको लेकर कहीं भ्रमित करने के विषय आए। मुझे लगता है ये एक चुनौती जैसा लगता है और कुछ अलग टाइप के नारे और इस तरह का चलता हुआ नजर आता है। लेकिन ये जो अराष्ट्रीय तत्व हैं उनका लगता है कि ये खुद भी देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें वो खुद भी शामिल होना चाहते हैं। लेकिन मुझे इसमें लगता है कि थोड़ा संवाद होगा, थोड़ी बात होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। वो ऐसा नहीं है कि वो पराए हैं, वो भी समाज की ही एक बात है, यहीं से उठे हुए हैं, हमारे अपने लोग हैं, मेवाड़ के ही सभी भाई हैं। आपको बीच में रोकना चाहूँगा, कई बार ऐसी बातें आती कि हम अलग राज्य चाहते हैं, हम हिंदुत्व की बात को नहीं मानते हैं, इस विचारधारा में हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। रावत जी इस तरह की बात को देखते हैं क्योंकि राष्ट्र तो सभी का एक ही है और उसी राष्ट्र का पार्ट है, उसी में से रहने वाले हैं। क्या देखते हैं आप, किस तरह से? मुझे लगता है कि ये जो अलगाव है, ये जो इसको बोलते हैं लिबरेशन थ्योरी, ये रचना है औपनिवेशिक शक्तियों की कि किसी की आइडेंटिटी को अलग ढंग से खड़ी करें और फिर ये कहें कि आप अलग हैं। जबकि इसका जो मूल में यदि जाते हैं तो विविधता में एकता का भाव भारत की संस्कृति का भाव रहा है, भारत के समाज का भाव रहा है और ये आज का नहीं है। पिछले 5000 सालों की इतिहास को देखें तो सभी एक लगते हैं। रामचरितमानस रामायण में देखते हैं तो सभी एक लगते हैं। राम जी की सेना कौन थी? राम जी मीठे बेर खाने के लिए कहाँ जा रहे थे? निषाद राज जी राम राम कर रहे हैं तो अभी जो संबोधन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? तो ये हम सारे मिलकर न्याय धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए सभी एक रहे हैं। लेकिन ये अलगाव का जो तरीका है, ये एक तरह से अशांति फैलाने का तरीका है, ये गलत है। इस बात को पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, सर्व समाज सभी जानता है। तो उसमें कुछ तत्व हैं, युवा उसका कहीं ना कहीं भेद भ्रम और भय का जो एक वातावरण बनाने के लिए कुछ तत्व आए, लेकिन बहुत सारे नहीं हैं। युवाओं को पता नहीं है इस बात का, लेकिन जब उनको सामने ये विषय रखते हैं तो वो उनको समझ में आती है बात। मैं छोटा उदाहरण बताऊं आपको, इनका एक नारा था, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। इसका मतलब ये ना वो लोकसभा को मानते हैं और ना ही विधानसभा को मानते हैं, वो सिर्फ ग्राम सभा को मानते हैं। तो फिर ये विधायक का चुनाव क्यों लड़ा, लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ा? तो एक आप देखें तो एक लॉजिकल बात जब करते हैं तो पूरा एक विसंगति इनके विचारों में नजर आती है। इस माइंडसेट को बदला जा सकता है, रावत जी उसमें कुछ हद तक पार्ट बन सकते हैं। हम संवाद करेंगे, हम संपर्क करेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, उनकी बात को सुनेंगे और फिर जो तर्क है उसको रखेंगे। जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण रखा है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनका युवा पढ़ा लिखा है जी, ठीक है, अकारण से उसको लगता है कि ये कह रहा वो ठीक है, एक्साइटमेंट में कोई बातें हो रही होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को जब व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो समाधान होता हुआ नजर आता है। और ये भी बात है कि एक तो राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत पूरी व्यवस्था है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है, देश रूपांतरित हो रहा है। कुछ ऐसे हैं जो रूपांतरण के इस धारा से विपरीत चलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेशन में डाल रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है, हितकारी नहीं है। तो उनको भी इस मूल्य में डालना ठीक है। एक राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए लोकतांत्रिक परंपरा में उनको अधिकार है, लेकिन विचार यदि गलत है और विचार यदि हानिकारक है, विचार यदि अराष्ट्रीय है, भारत के मूल्यों के विपरीत है, तो उसको रोकना टोकना और थोड़ा बहुत उसको कहीं ना कहीं बाधा के रूप में खड़े रहना हम सभी का अधिकार है और हम कोशिश करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, समाधान एक करेंगे। अलग स्टेट की कई बार बात आती है
लेकिन सच्चाई कितनी है और क्या कुछ रावत जी ने भी महसूस किया है? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के कुछ कंटेंट हैं और बहुत सारे विषय हैं, तो ये वही है जो लिबरेशन थ्योरी जिसको बोलते हैं कि नहीं नहीं हम हमारी आइडेंटिटी अलग है तो हमारी हमारी ज़मीन भी अलग होनी चाहिए। इसके लिए खाली ये नहीं है कि आज यहाँ पर खड़ा हो, कई जगह पे आप महाकौशल में भी देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखेंगे, वहाँ पर भी इस तरह की आवाज़ें उठी हैं। ये वही है, अलगाव इसके मूल में नज़र आता है और वो यही होता है कि साहब हमारी आइडेंटिटी, तो इसका क्या समाधान है, क्या मूल है। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी पाठकों से और पूरे राष्ट्र से, एक बार नियोगी कमेटी की रिपोर्ट जो मध्य प्रदेश शासन की उसको पढ़ना चाहिए। वो तत्व कौन है, वो तत्व उसमें हाईलाइट किए हुए हैं। वो तत्व क्या करते हैं। तत्कालीन रविशंकर शुक्ल साहब की एकीकृत मध्य प्रदेश की शासन थी और उनको नारा दिया गया था CM गो बैक और वी वांट क्राउन लैंड। ये शब्द कहाँ है, ये शब्द में नज़र आता है कि ये क्या रचना है। वही बात रूपांतरित होकर कालखंड के साथ में यहाँ पर चर्चा में लगती है। बात मूल क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। माननीय मोदी साहब का ये जो मंत्र है, इसके माध्यम से तो सभी के सभी इंक्लूसिव अप्रोच में सभी इसमें समाहित होते हुए, शामिल होते हुए नजर आते हैं, सबकी भागीदारी दिखती है। लेकिन ये एक अलग, वही बात विविधता में एकता, ये पूरी लाइन की जगह ये क्या कर रहे हैं कि विविधता को पकड़ रहे हैं। और विविधता का मतलब हो गया हमारी पहचान अलग है, और पहचान अलग है तो हम पहचान अलग खड़ी करेंगे, हम कुछ और रचना बनाएंगे। मुझे लगता है वो यहाँ पर अटक गए। ऐसे जो जितने भी चिंतक हैं, जो काम करने वाले, उनको समझना चाहिए और हम सभी मिलकर, पूरा समाज, पूरा अखिल समाज, पूरा राष्ट्र, ऐसे तत्वों से जब बात करें तो हम पूरी लाइन को बोलेंगे विविधता में एकता। ये एकता जो तत्व है वो हमारी ताकत है, हमारा अपना मूल तत्व है, हमारी मूल पहचान है। और मेवाड़ में तो ये मूल है। महाराणा प्रताप की सेना में देख सकते हैं, आक्रांताओं के साथ में हम कैसे लड़े उसमें देख सकते हैं, मानगढ़ धाम के आंदोलन में आप देख सकते हैं, सभी मिलकर लड़े और दुश्मनी एकदम स्पष्ट है। जिसने आक्रमण किया है हमारी धर्म संस्कृति परंपरा पर, वो हमारा दुश्मन है। ये जब सुस्पष्ट है। बुरेटिया नहीं मानो रे उसमें आ रहा है, जय एकलिंगनाथ उसमें आ रहा है, हर हर महादेव में आ रहा है। तो ये तो प्रकट होकर आ रहा है कि हमारा दुश्मन कौन है और हम इन जो एकता के तत्व हैं, मौलिक तत्व, उसको लेकर कैसे आगे बढ़ें, कैसे इनसे लड़ें, ये सारी रचना इसमें नजर आती है। अब आपने मानगढ़ धाम की बात छेड़ी दी तो इसकी भी जिक्र कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी के वहाँ विजिट हुई तो विपक्ष में भी उसी बात पर ज़्यादा जोर दिया कि मानगढ़ धाम को उस तरह का दर्जा मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो उस पर एक जोर दिया गया कि साहब इन्होंने दर्जा नहीं दिया। आप कैसे देखा, रावत जी का क्या इसके पीछे रहेगा आगे का? मुझे लगता है इसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन है हमारा, उसमें हम सब मिलकर लड़े हैं और जितने भी आप इस संघर्ष के नायक हैं, वे सारे के सारे हमारे लिए आदरणीय हैं, अभिनंदन करने योग्य हैं और हमारे आदर्श हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो वहाँ पर गोविंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व में जिस तरह का आंदोलन खड़ा हुआ, उसके मौलिक तत्व ये हैं कि हम अंग्रेजों की सत्ता को नहीं मानते, अंग्रेजों को नहीं मानते, अंग्रेजों की धर्म संस्कृति परंपरा को हम नहीं मानते। हम तो हमारी अपनी बात मानते हैं, जिसमें गुरु जी हैं, जिसमें पूर्णिमा है, जिसमें हवन हो रहा है, जिसमें सनातन धर्म संस्कृति परंपरा के मूल्य हैं और जो मार्गदर्शन है सदाचार पर चलने वाले लोग हैं। और अहिंसक तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमारा अपना जो परंपरा है वो बनी रहे। जो पाल व्यवस्था है, जिसको आज की तारीख में पैसा एक्ट में जिसको मान्यता दी गई है, वो सारी है। तो ये तो हमारी अपनी व्यवस्था है, ये हमारी अपनी व्यवस्था, भारत की अस्मिता है, इसको बनाए रखना है। इसको लेकर मानगढ़ धाम बड़ा प्रतीक स्थान है और पूरे राष्ट्र में सम्मानित होने वाला स्थान है। हम सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछली बार 1 नवंबर 2022 को जब पधारे थे तो उन्होंने अपने उद्बोधन में इस बात को कहा है। और आगे जाकर जब आप देखते हैं तो मानगढ़ धाम के जो विकास की जो बातें हैं, दिव्य जो तीर्थ है कैसे बने, उसको लेकर काफ़ी रचनाएं बनी। मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि राजस्थान के जो संकल्प पत्र है उसमें भी इस बात को शामिल किया गया है और भारत सरकार से भी संस्कृति मंत्रालय ने काफ़ी गतिविधियां उसमें बढ़ाई हैं और गुजरात सरकार ने भी काफ़ी काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो कालखंड है उसमें ये बात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो वहाँ के माननीय सांसद जी जो अभी हैं और आगे जो आएंगे, उनके साथ बैठ कर कैसे हमारे भारत की अस्मिता का प्रतीक मानगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के सभी का एक आप कहते हैं कि एक संगठित जो भावनाएं हैं, पावन भावना है, तो उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, निश्चित रूप से एक बड़ा काम करने का हम लोग प्रयास करेंगे और इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। आपको ये भी ध्यान में लाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही है। उसकी पहल भी हम लोग मेवाड़ से ही की थी। तो ये सारी अपनी ही भावनाएं सभी की, इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे।
अब जनता को ये भी बता दीजिएगा कि किस तरह का आपका एजेंडा रहने वाला है, क्या क्या घोषणा पत्र में हम शामिल कर रहे हैं, जनता की क्या बातें होगी उसमें। जी 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 आपको इस बात का एक सहज प्रभाव में बताता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जनता अपने मुद्दे जो घोषणा पत्र में आने चाहिए वो सारे के सारे ऑनलाइन शेयर करें, और एक ऐप भी इसमें आया है और हम उसमें सारे आम नागरिकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, हम भी उसमें डालेंगे। और उसके साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं और राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं बनेंगी जिसमें सामाजिक, आर्थिक और दूसरे तरह की विरासत को साथ में लेकर जो विकास के मुद्दे हैं वो जैसे जैसे सूत्र बनेंगे, उन सूत्रों में से मेवाड़ के लिए क्या अच्छा है, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे रोजगार के विषय हो, चाहे वनाधिकार के विषय हो, चाहे परंपरागत पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के विषय हो, चाहे जल संरक्षण के विषय हो, घर घर नल योजना के विषय हो, ये सारे जो विषय आगे बढ़ेंगे तो हम तेज़ी से काम कैसे हो, अच्छा कैसे हो, और मेवाड़ विकसित भारत 2047 का हिस्सा कैसे बने, कोई कमी नहीं रह जाए, इसके लिए मिलकर प्रयास करेंगे। ये थे मन्नालाल जी रावत साहब, जो कि लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में अभी यह मनोनीत हुए हैं, और आपके इस कार्यकाल को लेकर मेवाड़ को न कि पूरे इस संभाग को लाभ मिलने वाला है, लेकिन जो जीत है वो अभी से तय मानी गई है, और ऐसी जीत की ये ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। क्यों सर, इसमें कोई अतिशयोक्ति तो नहीं? कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब की बार 400 पार, और उदयपुर की जो जीत है वो विगत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। आगे इसी तरह से सर से बात करते रहेंगे।